गुड मॉर्निंग। कल हमने खाद्य प्रसंस्करण का लास्ट क्लास किया हुआ था और आज हम नए सिरे से नियोजन के बारे में जानेंगे। नियोजन क्या है, भारत में नियोजन का इतिहास जानेंगे, भारत में नियोजन की प्रक्रिया जानेंगे, नीति आयोग की संरचना जानेंगे, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर जानेंगे। भारत में नियोजन का उद्देश्य जानेंगे। भारत में नियोजन का आवश्यकता, वर्तमान में नियोजन की, इसी प्रकार सारी चीज जानेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं इतिहास से। नियोजन विश्व की सभी देश की सरकार का प्रमुख उद्देश्य देश की समृद्धि दर को बढ़ाना। नियोजन एक प्रकार का रूल है, मतलब एक प्लान है, मतलब एक योजना बनाया जाता है जिससे जैसे हम लोग के पास जैसे हम लोग रूम बाहर मतलब शहर अपने घर से बाहर जब रहते हैं तो घर से जो पैसा आता है उसको उस हिसाब से खर्चा करते हैं ताकि हम लोग उस पैसे से 30 दिन तक सरवाइव कर सकें। उसी प्रकार होता है नियोजन जो देश बनाती है। इसी प्रकार भारत सरकार भी निरंतर समृद्धि दर को बढ़ाने का प्रयास करती है। इसमें नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देश की समृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार उपलब्ध सीमित संसाधन मतलब भौतिक संसाधन के द्वारा सीमित समय में अधिकाधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो रणनीति बनाती है उसे ही नियोजन कहा जाता है। भारत में नियोजन को आर्थिक नियोजन कहा जाता है क्योंकि यह पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। भारत में नियोजन की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। नियोजन या आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय का मतलब हो जाता है इस पर राज्य और संघ दोनों में डिवाइड किया जाता है इसको, क्योंकि जब केंद्र सरकार का बजट तैयार होता है या कोई नीति या योजना बनता है तो वो राज्यों के लिए होता है। भारत में नियोजन का इतिहास। भारत में नियोजन का इतिहास अत्यंत पुराना है तथा इसकी शुरुआत जो अंग्रेजों के समय में ही हो चुकी थी। वर्ष 1934 में विश्वेश्वरैया भवन जो है तो पटना में है द्वारा नियोजन पर पुस्तक लिखी गई जिसका शीर्षक था प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। उन्हें भारत में नियोजन का जनक भी कहा जाता है। एम विश्वेश्वरैया को भारत में नियोजन का जनक भी कहा जाता है, नियोजन का जनक। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुर सम्मेलन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बम्बई प्लान बनाया जिसमें आदेशित दलाल की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना बनाई गई जो गांधीवादी विचार से प्रेरित थी। वर्ष 1945 में एम एन राय द्वारा जन योजना को बनाया गया। 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय प्लान को भी बनाया गया। मतलब इस प्रकार जो है योजना बनाने में जयप्रकाश नारायण, एम एन राय, एम विश्वेश्वरैया जो था, ये सारे देश की समृद्धि दर बढ़ाने के लिए मतलब इतिहास में मतलब पहले, अभी वर्तमान में नहीं, मतलब 1950 से पहले ये सब योजना बनाया करते थे। मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। योजना आयोग का अध्यक्ष जो है स्वयं प्रधानमंत्री होते थे। उसके पहले अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू थे, स्वयं प्रधानमंत्री होते थे। इसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त उपाध्यक्ष और केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य होते थे। इसमें राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी। योजना के समय कोई भूमिका नहीं होती। योजना आयोग गैर संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना संसद में पारित विशेष संकल्प के द्वारा योजना आयोग
का जो विचार है वो संसद से उत्पन्न हुआ है। यह संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं है। ठीक किया गया। यह एक केंद्रीकृत निकाय था क्योंकि इसमें राज्यों की भूमिका नहीं होती थी। भारत में योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष क्रमशः जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा थे, जबकि योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र मोदी और मोटेक सिंह आहलूवालिया थे। योजना आयोग द्वारा वर्ष 1951 से नियोजन के रूप में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किया गया। भारत में वर्ष 1951 से लेकर वर्ष 2017 तक देश में जो है 12 पंचवर्षीय योजना, मतलब 1951 से शुरू हुआ और 2017 तक में 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन किया गया। वर्ष 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन किया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया मतलब नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके नियोजन के रूप में 15वीं विजन प्लान 5 वर्षीय विजन प्लान और 7 वर्षीय रणनीतिक प्लान और 3 वर्षीय जो है कार्य योजना को शुरू किया गया। नीति आयोग भी योजना आयोग के समान और गैर संवैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना संसद में पारित विशेष संकल्प के आधार पर किया गया। 15 वर्ष का जो है विजन प्लान है कि 15 वर्ष में भारत को किस नज़रिए से देखा जाए, ये हुआ विजन प्लान। और उसके लिए जो है 7 वर्ष का रणनीतिक प्लान बनाया गया और 3 वर्ष का कार्य योजना प्लान। नीति आयोग की संरचना। अब जानते हैं नीति आयोग की संरचना। नीति आयोग की संरचना पूर्णकालिक सदस्य। इसमें 3 सदस्य होते थे, ए में अध्यक्ष, दूसरा में उपाध्यक्ष और तीसरा सीईओ। अर्धकालिक सदस्य, ये पूर्णकालिक सदस्य होता था। ये अर्धकालिक सदस्य में 2 सदस्य और 2 आमंत्रित, विश्वविद्यालय और शोध संस्था से। विश्वविद्यालय और शोध संस्था मतलब साइंटिस्ट लोग या तो विश्वविद्यालय से प्रोफेसर, जो अर्धकालिक सदस्य होते थे। और परिषद, 2 प्रकार का परिषद होता था इसमें, मतलब होता है। नीति आयोग में 2 प्रकार के परिषद होते हैं। संचालन परिषद, जो केंद्र के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र प्रशासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। संचालन परिषद में जो होता है सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और क्षेत्रीय परिषद में प्राकृतिक आपदा और महामारी से प्रभावित राज्य शामिल होते हैं। क्षेत्रीय परिषद में प्राकृतिक आपदा और महामारी से प्रभावित राज्य शामिल होते हैं। चौथा है संरचना में विंग्स में आता है टीम इंडिया विंग्स और रिसर्च विंग्स। अतः नीति आयोग को थिंक टैंक भी कहा जाता है, जो विभिन्न आर्थिक और रणनीतिक मुद्दों पर महत्वपूर्ण सलाह भी देते हैं। योजना आयोग और नीति आयोग की कार्य प्रणाली में अंतर। पहला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग द्वारा अनुसरण किए जा रहे सिद्धांत इससे पूर्व से योजना आयोग द्वारा अनुसारित सिद्धांत से किस प्रकार अलग है। मतलब ये जो है योजना आयोग नीति आयोग से किस प्रकार, नीति आयोग जो है योजना आयोग से किस प्रकार अलग है। योजना आयोग और नीति आयोग। योजना आयोग जो यह केंद्रीकृत नियोजन पर आधारित था और जो नीति आयोग है ये विकेंद्रीकृत नियोजन पर आधारित था। विकेंद्रीकृत मतलब केंद्र में नियोजित नहीं था। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित
प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल होते थे, जबकि योजना आयोग में सिर्फ केंद्र के प्रधानमंत्री और सारे जो भी मंत्री होते थे केंद्र के होते थे। योजना आयोग में राज्यों की कोई भूमिका नहीं होती थी, जबकि नीति आयोग में केंद्र और राज्य के सहयोगात्मक संघवाद पर आधारित है, क्योंकि इसमें राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। योजना आयोग जो है द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण और संचालन किया जाता था, जबकि नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय विजन प्लान और 7 वर्षीय रणनीतिक प्लान और 3 वर्षीय कार्य योजना प्लान बनाया जाता है। योजना आयोग के पास राज्यों को वित्त आवंटित करने का अधिकार था। योजना आयोग के पास जो है राज्यों को वित्त आवंटित करने का अधिकार प्राप्त था, जबकि नीति आयोग के पास वित्त संबंधित कोई अधिकार नहीं है। योजना आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना का निर्माण कर उसे राज्यों में लागू करवाया जाता है, जो वन साइड फिट फॉर ऑल आधार पर आधारित है। वन साइड फिट फॉर ऑल मतलब जैसे मान लिया जाए कि योजना आयोग द्वारा कोई नीति बनाई गई, ये मान लिया बिहार को भी उतना ही वित्त दिया जाएगा, झारखंड को भी उतना ही, और मणिपुर को भी उतना ही, उत्तराखंड को भी उतना ही, मतलब सभी राज्य को एक ही समान वित्त दिया जाता था। इसी को कहा जाता है वन साइड फिट फॉर ऑल, मतलब सभी राज्य को एक जैसा पैसा दिया जाता था, इसलिए वन साइड फिट फॉर ऑल कहा जाता है। इसमें जैसे कि उत्तराखंड बहुत आपदा प्रदेश है, तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो किया नहीं जाता था, सभी को एक जैसा समान पैसा दिया जाता। जिससे कुछ राज्य तो फल फूल रहे थे और बहुत सारे राज्य में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी वित्त को लेके, जबकि नीति आयोग द्वारा राज्यों के साथ मिलकर उसके अनुकूल नियोजन का निर्माण किया जाता था, क्योंकि इसमें सीएम होते थे। तो नीति आयोग में सभी राज्य को उसकी स्थिति के अनुसार वित्त आवंटित किया जाता है। और छठा, योजना आयोग थिंक टैंक की तरह कार्य नहीं करता है, जबकि नीति आयोग जो है यह थिंक टैंक की तरह कार्य करता है, जो महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को सुझाव देता है। आप जानते हैं नियोजन का उद्देश्य, नियोजन क्यों बनाया जाता है? नियोजन का उद्देश्य GEMS मतलब ग्रोथ समृद्धि दर बढ़ाने के लिए, जो सेकेंड पंचवर्षीय योजना में किया गया था। इक्विटी समानता, जो चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। और M मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण, जो छठी और सातवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और S सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, जो कि थर्ड पंचवर्षीय योजना में किया गया था। नियोजन का उद्देश्य, भारत में नियोजन की निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार होती थी? मतलब योजना, सरकार देश में उपलब्ध सीमित संसाधन का आकलन करती। पहले सरकार जो है देश में उपलब्ध सीमित संसाधन का आकलन, मतलब कितना साधन है उसका आकलन करती है, उसकी गणना करती है। फिर सरकार द्वारा विभिन्न उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। सरकार फिर जब संसाधन का आकलन कर लेती है, तो फिर इसके बाद उसके अनुसार उद्देश्यों का निर्धारण करती है। फिर इसके बाद प्राथमिकता के आधार पर संसाधनों का आवंटन, मतलब कि कहाँ पे किस संसाधन का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, पहले वहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद फिर सेकेंड, फिर तृतीय, चतुर्थ में जाता है। पहले प्राथमिकता जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य जो कि बहुत आपदा से जूझ रहे होते हैं, वहाँ पे पहले प्राथमिकता दी जाती है। संसाधन का दोहन सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा यूज संसाधनों का वहाँ पे किया जाता है। इसके बाद भौतिक और वित्तीय नियंत्रण किया जाता है। इसमें संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है और समृद्धि दर अधिकाधिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। समृद्धि दर में मतलब अधिकाधिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है, इसका समृद्धि दर जिससे बढ़ जाती है। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना जो है 1952 में योजना आयोग से रिलेट है। योजना आयोग से रिलेट है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। इसके अध्यक्ष भी PM थे। सदस्य केंद्र के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल
इसमें शामिल थे। यह योजना आयोग की तुलना में उच्चतर संस्था है। योजना आयोग की तुलना में उच्चतर संस्था है क्योंकि इसमें सभी राज्य के सीएम और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल भी शामिल होते थे। योजना आयोग नंबर 1, योजना पंचवर्षीय योजना का निर्माण। एनडीसी जो है, योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना का निर्माण करती थी, और एनडीसी जो है वो पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देती थी। और इसके बाद तीसरा क्या होता है, संसद में साधारण बहुमत से पारित किया जाता था, और चौथा में पंचवर्षीय योजना लागू हो जाती थी। वे स्रोत जिसके माध्यम से सरकार नियोजन के लिए संसाधन जुटाती है, मतलब नियोजन के लिए, मतलब योजना बनाने के लिए संसाधन कहाँ से सरकार जुटाती है, उस पर चर्चा करते हैं। पहली बात, सरकार का कर राजस्व, मतलब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों कर, इससे नियोजन के लिए सरकार जुटाती है। गैर कर राजस्व और सरकार की लघु बचत योजना और विनिवेश, मतलब सरकार जब कोई अपना संपत्ति बेच देती है। और मौद्रीकृत घाटा और बाजार उधारी, मतलब घरेलू बाजार में उधारी कहीं दिया हो या बाहर में उधारी दिया हो, उसका ब्याज से। विदेशी निवेश से प्राप्ति, विदेशी निवेश जो करते हैं एफडीआई और पीआई जो होता है। भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी? भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्न आय संतुलन जाल से बाहर निकालने के लिए नियोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ी। अब जानते हैं निम्न आय संतुलन जाल क्या होता है। अगर बचत कम हो जाएगी तो निवेश कम होगा, जिससे उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी और उत्पादन कम हो जाएगा, और इससे जीडीपी कम होगा और समृद्धि दर कम होगा, जिससे फिर बचत कम होगा। तो आज़ादी के बाद भारत में सकल बचत का दर लगभग 9% था। मतलब सकल बचत, मतलब 100 रुपया में मात्र 9 रुपया ही हम लोग बचा पाते थे। इस कारण लंबे समय तक भारत की समृद्धि दर 2 से 3% रही। प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस समृद्धि दर को हिंदू वृद्धि दर की संज्ञा दी। अतः इससे बाहर निकलने के लिए सरकार को नियोजन की आवश्यकता पड़ी। इसलिए ये नियोजन जब शुरू किया गया, जिससे समृद्धि दर बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ने से आय बढ़ेगी तो बचत बढ़ेगा, जिससे बचत बढ़ने से समृद्धि दर बढ़ती है, जिससे हम निम्न आय संतुलन जाल से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद दूसरा, देश में उपलब्ध सीमित साधनों का कुशलतम उपयोग करने के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि हमारे भारत में जो है संसाधन बहुत सीमित हैं। उस सीमित संसाधन का कुशलतम उपयोग करके ही हम विकासशील देश से विकसित देश की ओर हम जा पाएंगे। तो इसलिए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। संसाधन का सीमित होता है, जिसमें निजी क्षेत्र अगर होते हैं तो वो संसाधन समृद्धि दर बढ़ती है, लाभ बढ़ता है और संकेंद्रित होता है लाभ के उद्देश्य से। निजी क्षेत्र जो होता है संसाधन का उपयोग लाभ के उद्देश्य से करता है, जबकि सरकारी जो होता है ये सरकार जो होता है लाभ के उद्देश्य से नहीं करती है। सरकार नियोजन बनाती है जिससे समृद्धि दर बढ़ता है और लाभ बढ़ता है, जिसमें समावेशी विकास होता है। इसमें संकेंद्रित विकास होता है, जो कि एक किसी निजी व्यक्ति के पास इसका पूरा लाभ जाता है। जबकि सरकार जब नियोजन बनाती है तो ये समावेशी विकास होता है, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा, देश में रोजगार और सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। नियोजन आया तो समृद्धि दर बढ़ेगी, जिससे जीडीपी बढ़ेगा तो उत्पादन में रोजगार बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा, आय की असमानता कम हो जाएगी, जिससे सामाजिक न्याय बढ़ जाएगा, सभी व्यक्ति के लिए सामाजिक न्याय बढ़ जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के लिए नियोजन की आवश्यकता पड़ी। वैश्वीकरण के दौर में देश के घरेलू उद्योगों को वैश्वीकरण के दौर में, जहां हमारा देश अब विदेशों से आयात निर्यात
करने लगा। उस दौर में देश के घरेलू उद्योग को संरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा नियोजन के अंतर्गत सेसव सेसव उद्योग सेसव उद्योग संरक्षण नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री प्रोटेक्शन पॉलिसी को लाया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, एक मिनट यहाँ को कट गया है। इन्फेंट इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन पॉलिसी लाया गया। अब हम कल पढ़ेंगे नियोजन के प्रकार, कितने प्रकार के नियोजन होते हैं। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद।